नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजूर खरीदते वो वहां पर नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें और भी दिलचस्प हो गई, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई। मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजूर बेचने वाले पन्नालाल से मुलाकात की और खजूर खरीदा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पन्नालाल खजूर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब उनसे बातें हुई तो लगा जैसे किसी अपने से मिला हूं। मेहनत से भरे हाथों में जीवन का संघर्ष दिखा। पन्नालाल जैसे मेहनतकश लोग ही इस देश की असली ताकत हैं। इसका कुछ कर दीजिए सर, मेरे पास सुनो, मेरे लाल का नाम और पता लिखो, इसको वो साइकिल दिलवानी, मोटर। शिवराज सिंह चौहान ने खजूर बेचने वाले पन्नालाल को मोटर ट्राईसाइकिल मुहैया कराने और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पावन मौके पर आस्था का संगम दिखाई दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सरकार की ओर से श्रद्धालुओं और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, तीर्थराज प्रयाग में आज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हुई पुष्प वर्षा आस्था का अभिनंदन और महान सनातन संस्कृति का वंदन है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए एक कार्यक्रम के दौरान भगवा गमछा लहराया। रेल मंत्री ने जानकारी दी कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 101 स्टेशनों का कायाकल्प और पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। गोंडा के मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो वार्ड में कुत्तों के सोने का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई मरीज घायल अवस्था में इस वार्ड में भर्ती हैं। मरीजों के अगल बगल खाली बेड नंबर 7 पर एक नहीं बल्कि 3 कुत्ते सोते दिखे। एक और कुत्ता बेड के नीचे जाते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोंडा मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागौर में ग्रामीणों ने गौ तस्करी के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया। नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों के सिर मुंडवाए, भौं और आधी मूंछ भी काट दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को अपने साथ ले गई। झांसी के नेशनल हाईवे 27 पर बेकाबू डंपर ने टोल प्लाजा पर खड़ी 2 कारों को रौंद दिया और ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मी को काफी दूर तक घसीटता ले गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए कैसे डंपर ने पीछे से तेजी से टक्कर मारी। इस दौरान टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरा मामला सेमरी टोल प्लाजा का है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कोल्हापुर में कांग्रेस और शिंदे शिवसेना गुट के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई। विवाद में पूर्व महापौर सई खराड़े सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 घरों और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर की दुल्हन संजय अली रोहला ने भारतीय डिजाइनरों सब्यसाची तरुण तहिलानी के डिजाइन कपड़े पहने तो पाकिस्तान में बवाल मच गया। इस शादी की तस्वीरें आने के बाद पाकिस्तान में लोग शरीफ परिवार को गद्दार बता रहे हैं। क्यों भड़के हैं पाकिस्तानी, ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ परिवार की ये शादी विवादों की वजह बन गई। नवाज शरीफ के नाती की दुल्हन ने भारतीय डिजाइनर का लहंगा पहना तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। इस शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान में लोग शरीफ परिवार को गद्दार कह रहे हैं। जी हां, नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर की दुल्हन संजय अली रोहेल ने भारतीय डिजाइनरों सब्यसाची और तरुण ताहिलियानी के डिजाइन किए गए कपड़े पहने। इस पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। जुनैद ने अपने नाना नवाज शरीफ के पुराने साथी रोहेल असगर की पोती संजय अली से शादी की है। शादी समारोह शनिवार को शरीफ परिवार के लाहौर के जटी उमरा स्थित घर पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान की कई जानी मानी राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। लेकिन शादी को 24 घंटे भी नहीं बीते और पाकिस्तान में इस पर बवाल मच गया। इसकी वजह बना है दुल्हन संजय अली का शादी के मौके पर पहना गया ब्राइडल ड्रेस, जिस पर पाकिस्तानी लोग नाराज हो गए हैं। लाहौर में हुई इस भव्य शादी में दुल्हन संजय अली ने मेहंदी की रस्म में मशहूर भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का डिजाइन किया हरे रंग का लहंगा पहना। वहीं शादी समारोह में उन्होंने तरुण ताहिलियानी द्वारा डिजाइन की गई भारी लाल साड़ी पहनी।
जिसके साथ उन्होंने हीरे का चोकर और बड़े पन्ने वाला हार भी पहना था। शादी के पूरे फंक्शन में भारतीय डिजाइनर की ड्रेस पहनने वाली दुल्हन ही अकेली नहीं थी। मरियम नवाज ने भी मेहंदी सेरेमनी के लिए इंडियन डिजाइनर को ही चुना। जानकारी के मुताबिक मरियम ने भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा का डिजाइन किया हुआ पाउडर ब्लू लहंगा पहना। बताया गया कि पाकिस्तानी करेंसी में इस लहंगे की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। भारतीय डिजाइनरों के कपड़े पहनने की वजह से पाकिस्तानियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इतने बड़े परिवार की शादी में पाकिस्तानी डिजाइनरों को मौका मिलना चाहिए था। एक यूजर ने लिखा, भारत को पैसा क्यों दे रही हो? पाकिस्तान में लोग शरीफ परिवार को गद्दार बताने लगे। भारतीय डिजाइनर की ड्रेस से ज्यादा जो बात पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा चुभ रही है वो ये है कि तरुण ताहिल्यानी पूर्व नेवी चीफ एडमिरल आर.एच. ताहिल्यानी के बेटे हैं। आर.एच. ताहिल्यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आईएनएस विक्रांत के कमांडिंग अफसर थे। पाकिस्तानियों को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। हालांकि कई लोग दुल्हन के समर्थन में भी सामने आए। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनना दुल्हन की निजी पसंद होती है और इसमें किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि आज के समय में फैशन को देशों की सीमाओं से नहीं जोड़ना चाहिए और दुल्हन को अपनी शादी में जो अच्छा लगे वही पहनने की आजादी होनी चाहिए। फिलहाल पाकिस्तानी शादी समारोह में भारतीय डिजाइनर के कपड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। कुछ साधुओं को पीटा गया, पालकी खींच ली जाई गई। इस दौरान शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। यूपी के प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शिष्यों को दौड़ाकर पकड़ा और उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद शंकराचार्य शिष्यों को छुड़ाने के लिए अड़ गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भीड़ को देखते हुए शंकराचार्य को रथ से उतरकर पैदल जाने को कहा था, लेकिन शिष्य नहीं माने और आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। हरियाणा के करनाल में आईटीआई की 6 से 7 छात्राएं आपस में लड़ती नजर आईं। छात्राओं ने एक दूसरे को सड़क पर गिराकर लात घूंसे मारे। वीडियो में एक ने बाल पकड़े हुए हैं जबकि दूसरी बेल्ट से वार कर रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क पर काफी भीड़ जमा है। वहां खड़ी भीड़ इस झगड़े को देखकर हंसती रही और वीडियो बनाती रही, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक तीखे मोड़ पर एक I-10 कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी। कार फिसलने का खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गाड़ी फिसलने के कारण 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के ताजमहल में प्री वेडिंग शूट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक शेरवानी और युवती लहंगा पहनकर वीडियो शूट करा रहे हैं। इस वीडियो में एक बैग भी दिखाई दे रहा है जिसमें लहंगा और पर्स रखा है। लोगों का कहना है कि कपड़े ताजमहल में अंदर ही पहने गए हैं। ये वीडियो ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी के हाथरस में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। यहाँ एक किसान खेतों में पानी डाल रहा था। किसान की नजर अजगर पर पड़ी। गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। पटना में नीट की छात्रा से रेप और मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 से 2 घंटे तक छात्रा दरिंदगी करने वाले उन दरिंदों से लड़ी। उसके शरीर पर चोट के निशान यही कहानी बयां कर रहे हैं। प्राइवेट पार्ट में काफी चोट है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि रेप करने वाले 1 से ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल अब पुलिस ने भी छात्रा से रेप की बात स्वीकार कर ली है। छात्रा की मौत 11 जनवरी को हुई। शुरुआत में पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी, सेक्सुअल असॉल्ट से भी इनकार कर रही थी, जबकि परिवार शुरुआत से ही रेप का आरोप लगा रहा था। परिजनों ने 13 जनवरी को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रदर्शन किया। तब भी पुलिस सुसाइड मानती रही और प्रदर्शनकारियों को डंडे मारकर भगाया गया। मौत के 4 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने रेप की बात मानी है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई पोस्टमार्टम जांच में छात्रा के शरीर पर कई गंभीर और ताजा चोटें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चोटें मौत से पहले की हैं, यानी रेप के दौरान ही लगी हैं। डॉक्टरों ने बाहरी जांच में सबसे पहले छात्रा की गर्दन, कंधे और चेस्ट को देखा। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गर्दन और कंधे के आसपास नाखून से गहरे घाव पाए गए हैं। डॉक्टर के अनुसार ऐसे
निशान तब मिलते हैं जब पीड़िता किसी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसी चोटें इस बात का संकेत हैं कि छात्रा ने बचने के लिए लगातार विरोध किया। रिपोर्ट में छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर खरोच के कई निशान दर्ज किए गए हैं। यह खरोच एक जगह तक सीमित नहीं है बल्कि फैली हुई है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ऐसा तब होता है जब पीड़िता को लंबे समय तक दबाया गया हो या जमीन पर रगड़ा गया हो या किसी ने चेस्ट को नाखून से नोच दिया हो। वहीं पूरे मामले की गहन जांच को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महीना साल अप्रॉक्स 6 मंथ हो गए होंगे। तो 6 मंथ्स में छुट्टी पे घर कब गई थी? मैं कुछ टाइम पहले गई थी। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन यहाँ थी कि नहीं? मैं थी बट देखी नहीं थी कुछ। हॉस्टल की गतिविधि जब रह रही थी उस समय कैसा था? नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ गलत नहीं दिखता रहा? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा गलत नहीं दिखा था। तो इस घटना के बाद हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आज अपने पेरेंट्स के साथ किस लिए आई हो? मैं अपना सामान लेकर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा बहुत छूट रहा है क्लास और मैं एग्जाम तैयारी कर रही हूँ। हाँ हाँ। तो सामान जब लेने आई हो तो अंदर से कुछ बोला गया है कि नहीं? अभी तो नहीं कुछ बोला गया, हम लोग बजा भी रहे थे इसको, तो कुछ नहीं बोला गया अभी तक। अंदर से कोई जवाब आ रहा है? नहीं, कोई नहीं। जो बगल का थाना चित्रगुप्त नगर थाना, वहाँ फोन की हो? मैं नहीं क्यों, मेरे दोस्तों ने किया तो बोले कि सील हो चुका है जो नहीं आ सकते हैं। सामान नहीं मिलेगा? नहीं। क्या चाहती हो तुम लोग? सामान लेना चाहते, सामान नहीं मिला तो कॉपी, बुक और आईडी ये सब दिलवा दीजिए बस। इससे करियर बर्बाद होने का आशंका है? हाँ, बहुत ज्यादा। इसी वजह से तो लेना चाह रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम पास में है, वो कुछ हो नहीं रहा हम लोग का। मैं पटना के ठीक उसी हॉस्टल के सामने खड़ा हूं जहां पर एक बच्ची दरिंदों से 2 घंटे तक लड़ती रही, संघर्ष करती रही और उसके बाद जख्मी हालात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई सवाल छोड़ गए उस बच्ची के मौत के बाद। पुलिस का जो रवैया था वो भी सवालों के घेरे में है, जो अस्पताल है वो भी सवालों के घेरे में है। अभी इस हॉस्टल में कोई नहीं है, अंदर से बंद है। यहाँ जब हम पहुँचे तो लोगों ने बताया कि अंदर कोई है लेकिन वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो हम ठीक उसी हॉस्टल पर हैं। देखिए इस जगह पर वो जो शंभू हॉस्टल था उसका बोर्ड लगा हुआ था जो अब हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये वही हॉस्टल है जहां पर एक बच्ची दरिंदों से बचने की कोशिश लगातार 2 घंटे तक करती रही। उसके बाद जख्मी हालात में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब सवाल प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी खड़ा होता है, पुलिस पर भी खड़ा होता है। पुलिस ने जिस तरह से अलग अलग तरीके से बयानबाजी की और अपने बयान बदले, वो निश्चित तौर पर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी रसूखदार व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस पहले कहती है कि ड्रग के ओवरडोज के कारण मौत हुई है, फिर कहती है कि गूगल के सर्च हिस्ट्री में ये दिखा कि वो सुसाइड करने के रास्ते ढूंढ रही थी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, इन तमाम पुलिस की थ्योरी पर पानी फिर गया। पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई रसूखदार व्यक्ति इसमें शामिल है जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ भी दिखा दें, मोहल्ले के लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है। चाची सुने, कैसा हुआ? किसी बच्ची के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोग को? फिर तो आप लोग बताइएगा, हम क्या कहें। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप सुने बच्ची के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ? गलती हुआ और क्या हुआ? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? क्या होना चाहिए? एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए। गलती भेलन तो क्या सजा मिलना चाहिए? क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी मिले चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपको ये हॉस्टल दिखा दें। इसी हॉस्टल में उस बच्ची ने दरिंदगी की शिकार, जब दरिंदे यहाँ पहुँचे तो उन दरिंदों से लगातार 2 घंटे तक संघर्ष करती रही और बाद में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सवाल यहाँ प्राइवेट अस्पताल से ये है कि जब ये मामला दुष्कर्म से जुड़ा हुआ था तो प्राइवेट अस्पताल उसे लगातार 3 दिनों तक अपने अस्पताल में रखकर क्या कर रहा था?
जब स्थिति नाजुक थी तो किसी हायर सेंटर में उस प्राइवेट अस्पताल ने क्यों नहीं भेजा? और सबसे संगीन सवाल और गंभीर सवाल पुलिस के गैर जिम्मेदाराना बयान पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने पहले ही मान लिया था कि ये सुसाइड का मामला है और उसका इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में जा रहा था। और यही सवाल, ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या पुलिस किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश कर रही थी? वहीं पटना में नीट की छात्रा से रेप और मौत के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। सांसद लवली आनंद ने कहा कि मामले में कार्रवाई हुई है, एसआईटी का गठन किया गया है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वहीं प्रदेश गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी और संचालन करने वालों पर भी उंगली उठ रही है, वे भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाएगा। सुनिए क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो समृद्धि यात्रा पर निकले, हम लोग उसी में हम जा ही रहे हैं, लेकिन बार बार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर यात्रा हो रहा है तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। समृद्धि के जितना हुआ है बिहार का, उन खुद अपना नज़र से देखेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, जनता से रूबरू होंगे और देखेंगे विकास कहाँ हुआ, कहाँ क्या है, उसकी समीक्षा करेंगे। मैडम, बिहार के बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उस पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसा राज है कि बेटी बिहार की सुरक्षित नहीं है? बताइए, इतना कुछ हुआ, महिलाओं को इतना ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, सुरक्षित हैं। पहले कोई महिला सुरक्षित नहीं होती थी, इतना ज्यादा रोड पर क्या होता था। फूल सिंह की तरफ से कहा, हाँ 2 मिनट कर लीजिए। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह ने कहा है मैम कि दलित महिलाओं का रेप करिए, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। कौन बोला है? हम तो नहीं देखे, ये तो बहुत गलत बात है, ये महिला जात का अपमान है, ये बहुत ही गलत है। जिसने बोला है इतना ज्यादा ये घटिया बयान, ये बहुत गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के बेटी के साथ हुआ है मैडम, उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है, एसआईटी की गठन की गई है। पर कई लोग करते हैं जो घटना होती है उस पर कार्रवाई हो रही है, ये सभी विपक्ष के द्वारा ही बदनाम करने की कोशिश होती है। काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। वहीं प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी। पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा। शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक साधु को चौकी में ले जाकर घसीटा, पीटा। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़वाने के लिए अड़ गए। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। करीब 2 घंटे तक काफी गहमा गहमी रही, अफरा तफरी रही। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का क्षत्रप भी टूट गया। शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। इस पूरे मामले से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। हालांकि प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना इजाजत पालकी ले आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संतों से दुर्व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि शाही स्नान की सनातन परंपरा में विघ्न, मौनी अमावस्या पर स्नान नई प्रथा नहीं, साधु संतों के साथ यह जो दुर्व्यवहार हुआ है यह अक्षम्य है।
तो आप देखिए किस तरह से आज मौनी अमावस्या के मौके पर जब शाही स्नान वहां पे हो रहा था, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी में घाट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी पुलिस के साथ वहां पे कहासुनी हुई और उसके बाद यह मामला एक बड़ा विवाद बन गया है और इसको लेकर अब राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक जो है रिएक्शन आना जो है वो शुरू हो गया है। तीर्थ, परंपरा और पहचान, लेकिन अब हरिद्वार की हर की पैड़ी से उठता एक बड़ा सवाल। कुंभ नगरी हरिद्वार में आस्था के सबसे पवित्र केंद्र हर की पैड़ी पर अब लगे हैं चेतावनी के बोर्ड, जिन पर साफ लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, यानी गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। शुक्रवार सुबह हर की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाली गंगा सभा ने ब्रह्मकुंड और आसपास के इलाकों में यह बोर्ड लगाया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड गंगा सभा के नाम से नहीं बल्कि म्युनिसिपैलिटी बायोलॉजी के हवाले से लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्यों? दरअसल बीते मंगलवार को दो युवक अरबी शेख की पोशाक में हर की पैड़ी पर घूमते दिखे, तस्वीरें वायरल हुई और फिर सियासी और धार्मिक बवाल मचा। गंगा सभा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का यह भी कहना है कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद परंपराओं की याद दिलाने की कोशिश है ताकि श्रद्धा स्थलों की मर्यादा बनी रहे। लेकिन क्या यह फैसला आस्था की रक्षा है या एक नए विवाद की नई शुरुआत? तो गैर हिंदुओं का आना मना है, हर की पैड़ी पर लगे पोस्टर और जिस तरह से यह पूरा विवाद हुआ है उसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया था। जो पोस्टर की देखरेख करने वाली संस्था गंगा सभा ने ये पोस्टर लगाए हुए थे। पोस्टरों में म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार का जिक्र किया गया है। सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र है हर की पैड़ी, ये गंगा सभा ने कहा है। और जाहिर सी बात है अब इसको लेकर यह विवाद किस तरफ जाता है, ये देखिए पोस्टर, इस पे लिखा हुआ है अहिंदू प्रवेश क्षेत्र, यानी यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है उनको नो एंट्री है, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं चेन्नई की सफाई कर्मी एस पद्मा ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल 45 साल की पद्मा ग्रेटर चेन्नई नगर निगम में सफाई कर्मी के तौर पर काम करती हैं। एक दिन वो अपने काम पर थी। मुपत्थु अमन कोयल स्ट्रीट पर सड़क किनारे सफाई करते वक्त उनकी नजर एक कूड़े के ठेले में रखी प्लास्टिक की थैली पर पड़ी। पद्मा ने थैली को देखा तो भारी लगी। थैली अजीब तरीके से रखी गई थी, जैसे पद्मा ने थैली इसको खोला वो दंग रह गई। थैली के अंदर सोने के हार, झुमके, चूड़ियां थी। पद्मा ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। वो चाहती तो इस थैली को अपने पास रख सकती थी, लेकिन अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी। नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, काफी देर तक इंतजार किया कि शायद कोई व्यक्ति इस बैग को ढूंढता हुआ आए, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पूरा सोना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और सोने के असली मालिक की तलाश शुरू कर दी गई है। कुछ घंटों की जांच के बाद सामने आया कि सोना रमेश नामक व्यक्ति का है। रमेश ने बताया कि वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था और उसी दौरान सोने से भरा बैग एक ठेले पर रख दिया। बातों में उलझा रहा और उठाना भूल गया। जब तक उसे याद आया बैग जा चुका था। जरूरी दस्तावेजों और पहचान के बाद पुलिस ने करीब 36 तोला सोना रमेश को लौटा दिया। इसके बाद सोने के आभूषणों के मालिक ने एस पद्मा को घर पर बुलाकर सम्मान दिया। तो उधर तमिलनाडु सरकार ने भी ईमानदारी को सम्मान दिया है, सलाम किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पद्मा को सचिवालय बुलाया और सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। सरकार ने उन्हें 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। दिलचस्प बात यह कि पद्मा के पति सुब्रमणि भी पहले इस तरह की ईमानदारी दिखा चुके हैं और कुछ समय पहले उन्होंने एक ऑटो में छूटे 1.5 लाख रुपए एक यात्री को लौटाए थे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।